राधे राधे। निधि ने आज पहली बार उस कमरे की लाइट चालू की थी जिसमें उसने अपने ससुर को बंदी बनाकर रखा था। लाइट जलाकर वो एहसास की अलमारी से कुछ कहने निकालते हुए कहती है, अरे रधिया, अभी यह जिंदा है। इस बुढ़े के साथ जैसा मैंने कहा था वैसा तू कर रही है कि नहीं? फिर यह बुढ़ा अभी तक मरा क्यों नहीं? रधिया कहती है, मैडम, मैंने वह सब कुछ किया जो आप कहती हैं, लेकिन पता नहीं यह बुढ़ा क्या अमृत पीकर आया है। सुरेंद्र जी की उम्र 70 भी पार कर चुकी थी। सुरेंद्र जी काफी कमजोर और बिस्तर में ही पड़े रहते थे। अच्छा हुआ यह सब देखने के लिए उनकी पत्नी जिंदा नहीं थी, वरना उनके मन में क्या गुजरती। सुरेंद्र जी का इकलौता बेटा सुरेश। पहले सुरेंद्र जी गांव में रहा करते थे और वहीं से नजदीक के शहर में अपने बेटे को पढ़ाया। जब उनका बेटा सुरेश 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया तो उसने कहा, पापा मुझे इंजीनियर बनना है। मैंने इंजीनियरिंग का एग्जाम भी दिया है, आईआईटी निकल गया। अब देखो मेरा कॉलेज कहाँ लगता है। किस्मत ऐसी चमकी कि सुरेश को मुंबई कॉलेज मिला। सुरेश बड़े खुशी से अपने माता पिता से कहता है, माँ पापा, मुझे मुंबई में कॉलेज मिला है और मैं अब मुंबई में ही रहूंगा। माँ को तो थोड़ा दुख होता है, बेटा मुंबई जैसे बड़े शहर में तू अकेला कैसे रहेगा। पिताजी कहते हैं, बेटे के सपने पूरा होने दो, बीच में मत आओ। जा बेटा, तू अपने सपने पूरे कर, बहुत अच्छा इंजीनियर बनना। मेरे पास जितने भी पैसे हैं मैं अभी तुझे दे रहा हूँ, बाद में मैं व्यवस्था करके तुझे पैसे भेजता रहूंगा। सुरेश पिताजी से पैसे लेकर मुंबई चला जाता है और यहाँ मुंबई शहर में आकर अपनी आईआईटी की ट्रेनिंग शुरू कर देता है। 4 साल आईआईटी का कोर्स करने के बाद वह एक अच्छा इंजीनियर बन जाता है। उसकी एक अच्छी सी नौकरी भी अच्छी कंपनी में लग जाती है। यह सुनकर सुरेंद्र जी और उनकी पत्नी बहुत खुश होते हैं। और फिर अब सुरेंद्र जी की पत्नी का यानी सुरेश की माँ का एक ही सपना था, अब बहू घर पर आ जाए तो सारे सपने पूरे हो जाएं। लेकिन एक दिन सुरेश से बात हो ही जाती है। माँ कहती है, बेटा अब तो तेरी नौकरी भी लग गई है, अब तेरी शादी के दिन आ गए हैं, मैंने तेरे लिए लड़की पसंद भी कर लिया है। सुरेश कहता है, माँ मैंने लड़की मुंबई में ही पसंद किया है। जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था उसी कॉलेज में वो लड़की भी पढ़ती थी। बस माँ नौकरी करने का ही इंतजार था, हम दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। माँ कहती है, बेटा गांव की लड़की सीधी सादी और अच्छी होती है, घर के सारे काम करती है। सुरेश कहता है, माँ मुझे पढ़ी लिखी हाई एजुकेशन वाली लड़की चाहिए, ना कि गांव की सीधी सादी गंवार लड़की। वह फोन कट कर देता है। माँ का यहाँ अरमान टूट जाता है। कुछ ही दिनों के बाद फिर से सुरेश फोन करके बताता है, माँ मैंने कोर्ट मैरिज कर लिया है। माँ पिताजी को बहुत दुख होता है, इकलौता बेटा, बेटे की शादी करने का सपना मन में ही रह गया। लेकिन सुरेंद्र जी बहुत ही समझे हुए दिमाग के व्यक्ति थे। उन्होंने मन को समझाया, पत्नी को भी समझाया, देखो जीवन तो बेटे को ही गुजारना है। यदि उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लिया है तो तुम इसमें चिंता मत करो, जाने दो, हमारी किस्मत में बेटे का ब्याह देखना नहीं लिखा था, तो अब उसमें क्या कर सकते हैं। सुरेश एक दिन अपने पिता से कहता है, पापा मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, अब मुझे अपना अलग से किराए का मकान लेके रहना पड़ेगा। अभी तक तो फ्रेंड्स के साथ कॉलेज में रह लेता था, पिताजी के पास जो भी पैसा था दे देते हैं। इधर माँ की तबीयत खराब होने लगती है। माँ को बेटे की चिंता और उसकी बेवफाई दिल में बैठ जाती है। आखिर इकलौता बेटा था, इतने अरमानों के साथ पढ़ा लिखा कर कहीं न कहीं उनके दिल में एक टीस सी उठती है, काश मैं अपने सुरेश की शादी देख पाती, मैं अपनी बहू को देख पाती। आखिर कोर्ट मैरिज के शादी में धरा ही क्या है, दोनों ने
जाकर रजिस्टर में साइन कर दिया तो क्या पति पत्नी हो गए। मैं अपने बेटे के फेरे लगवाती, सारे रस्मों रिवाजों को करवाती, लेकिन यह सब क्या हो गया। वह चिंता ही चिंता व्यक्त बीमार रहने लगी। इधर सुरेंद्र जी ने सारा पैसा सुरेश को भेज दिया था। उनके हाथ में पैसों की भी कमी थी, यहाँ तक कि अब उन्हें राशन के लिए पैसे की कमी पड़ती। अपनी पत्नी की दवाइयों के लिए भी पैसे की कमी पड़ने लगी थी। वह काफी परेशान रहने लगे थे। उम्र भी अब इतनी हो गई थी कि उनसे अब कमाया भी नहीं जा रहा था। खेतों में भी अच्छे से फसल नहीं हो पा रही थी। जो भी थोड़ी मोड़ी किसानी किया करते थे, वह भी अब उनकी बंद हो गई थी। अभी क्या करते, पत्नी की तबीयत ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। एक दिन सुरेश का फोन आता है, पापा मैंने यहाँ पर एक फ्लैट देख रखा है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। आप ऐसा करो, अपने खेत को बेच दो और मुझे पैसे दे दो। यह सुनकर सुरेंद्र जी कहते हैं, बेटा तेरी नौकरी लग गई है, फ्लैट तो फिर भी आ जाएगा। तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, इतना जल्दी जमीन नहीं बिकेगा। तू मुझे कुछ पैसे दे दे, तेरी माँ का इलाज करवा दूं। इसके बाद जो तू कहेगा मैं वह कर दूंगा। सुरेश ने कहा, पापा कैसी बातें करते हो, मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ, आप उल्टा मुझे ही कह रहे हो कि मैं पैसे भेज दूं। मेरे पास होते तो मैं आपसे क्यों मांगता। सुरेंद्र जी बेटे से सीधे जवाब सुनकर काफी दुखी हो जाते हैं। जमीन बेचने के लिए कई लोगों से कह भी देते हैं कि ये जमीन बिक जाए तो मेरी पत्नी की तबीयत भी ठीक हो जाए, लेकिन उनकी पत्नी की इलाज के लिए पैसे नहीं मिले। समय पर उनकी जमीन नहीं बेची और एक दिन उनकी पत्नी दुनिया को छोड़कर चली गई। सुरेंद्र जी बिल्कुल निढाल से अकेले हो गए। माँ के मरने पर सुरेश भी आया, पत्नी को मुंबई में ही छोड़ दिया था। सुरेश की पत्नी जिसका नाम निधि, उसने कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगी गांव। गांव में इस समय गर्मी में बहुत धूप होती है और फिर शोक सभा में वहां और भी मेरा मन नहीं लगेगा। तुम्हारी माँ है, तुम जाओ और अपना काम भी करके आना। सुरेश तो इस इरादे से गया था कि मैं जल्दी से जल्दी जमीन बिकवा कर पैसे ले लूंगा। उसे माँ के जाने का कहाँ इतना गम हो पा रहा था। पत्नी जो आ गई थी, सुरेश पहुंचा तो, लेकिन माँ के अंतिम विदाई में नहीं। माँ की 13वीं तक वह वहां रुका। इसके बाद वह कहने लगा, पापा जमीन बेचने का आपने कुछ किया कि नहीं। सुरेंद्र जी का कलेजा अब कुछ करने को नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा, तू आ गया है, तुझे जो करना है कर ले। अब ना ही मुझे जमींदारी और ना ही इस घर से कोई मोह नहीं। तेरी माँ जो मेरा हर दुख सुख में साथ देती थी, वह अब इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मेरे पास पैसे होते, मैं उसका इलाज करवाता तो वह काश बच जाती। सुरेश ने कहा, पापा क्या कर सकते हैं, शायद माँ इतने दिन के लिए ही आई थी। सुरेंद्र जी को थोड़ा गुस्सा आया, बेटा तेरी माँ बेमौत मरी है, पैसे होते तो मैं उसे शहर की हॉस्पिटल में दिखा सकता। मैंने कई जगह से कर्ज लेकर भी तुझे पहले ही पैसे भेज दिए थे, इसीलिए कोई मुझे कर्ज देने को भी तैयार नहीं था। सुरेंद्र जी अब करते भी तो क्या, जो हाथ में नहीं था, जो अपने बस में नहीं था। जल्दी से सुरेश ने जमीन का भाव करवाया। वह इधर उधर करके दौड़ा धूपी करके जमीन सारी बिचवा दिया और पैसे लेकर वापस मुंबई आ गया। मुंबई में उसने अपनी पत्नी के लिए एक सुंदर सा फ्लैट खरीद लिया। अब रह गया था तो सुरेंद्र जी का वही मकान जिसमें वह रह रहे थे। फ्लैट लेने के बाद उसी महीने गुजरे थे कि उसकी पत्नी फिर कहने लगी, तुम्हारी नौकरी में से इस घर के अंदर ना कभी फर्नीचर हो पाएगा, न मेरे पसंद के सोफे, न पर्दे। यह सब चीजों के लिए पैसे लगते हैं। तुम ऐसा करो, अपने पिताजी से कुछ और पैसे मांग लो। अब हमें 5 लाख रुपए यदि मिल जाते हैं तो हमारा सारा घर का डेकोरेशन अच्छे से हो जाएगा। देखो
बिना फर्नीचर घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सुरेश ने कहा, पापा के पास तो अब पैसे नहीं हैं, जमीन बेच दिया, वही मकान बचा है जिसमें वह रह रहे हैं। उसने कहा, तो वह कितने दिन जिंदा रहेंगे? वह मकान बेच दो, आखिर मकान भी तो तुम्हारा ही है। सुरेश तो पहले थोड़ा सा घबराया कि कैसे पापा को कह दूं कि मकान बेचकर पैसे दे दो। फिर उसने मन में सोचा कि क्यों ना पापा को मुंबई आने के लिए कहूं, वहां वह माँ के जाने के बाद अकेले हैं और वह घर बेच दूं। उसने फिर गांव में जाने को सोचा और वहां पहुंच ही गया। पापा के साथ एक दिन रहकर दूसरे दिन कहता है, पापा, आप यहाँ अकेले रहकर काफी परेशान होते हो। मैं सोच रहा हूँ कि इस बार आपको अपने साथ ले जाऊंगा। सुरेंद्र जी ने कहा, बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है, बुढ़ापे में शहर का हवा पानी मुझे कहाँ सूट करेगा। अब तुम जाओ, मुझे यहीं रहने दो। मैं अपने घर में ही अंतिम सांसें लेना चाहता हूँ। सुरेश कहाँ मानने वाला था। उसने कहा, पापा, मैं नहीं मानूंगा, आपको लेकर ही जाऊंगा। सुरेंद्र ने जिससे जमीन बेचा था उसी को घर भी बेच दिया। एक पेपर लेकर आया, उसमें कहा, पापा, मुंबई जाने के लिए टिकट निकालना है, इसमें आपकी साइन चाहिए। आप सीनियर हो, सीनियर सिटीजन का ये फॉर्म है, भर देंगे तो थोड़ा टिकट में पैसे कम लगेंगे। बेचारे सुरेंद्र जी पेपर में साइन कर दिए और सुरेश उस जमीन को, यानी कि उस घर को बेच दिया और पिताजी को लेकर मुंबई चला गया। एक कमरा कोने का दे दिया जिसमें ना तो धूप आती थी और ना ही अच्छे से बाहर की रोशनी। लाइट जलाओ तो उजाला, वरना अंधेरा था। उसी कमरे में पिता को रहने के लिए बोल दिया। रिद्धि तो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी ससुर को। जब वह आसपास से निकलते तो नाक दबा लेती। गांव के देहाती लोगों को कैसी गंदी गंदी गोबर की बदबू आ रही है। वह बिल्कुल ससुर से नफरत करती थी, पर उसकी मजबूरी थी। पैसे तो उसने ले लिए थे, तो उस बूढ़े ससुर को अब रखा कहाँ जाए। अब तक सुरेंद्र जी को पता भी नहीं था कि उनका घर भी बिक गया है। धीरे धीरे अब घर की सारी सेटिंग हो चुकी थी और सुरेश को भी एक कंपनी में अब नौकरी मिल गई थी। पिता के उस घर में कदम रखते ही सुरेश को तरक्की मिल गई। धीरे धीरे सुरेश पैसे बहुत कमाने लगा और अपने दुनिया में व्यस्त रहने लगा। सुरेश की पत्नी रिद्धि पैसे पाकर तो और भी अपने को बहुत बड़ी महारानी, हाई सोसाइटी की औरत समझने लगी थी। उसका स्टेटस बदल गया था, अब वह कार से चलने लगी थी। सुरेश ने कार खरीद लिया, लेकिन अब वहीं उनके पिता की हालत बहुत बुरी हो गई थी। पिता को उसी अंधे खोपड़ी कमरे में रख दिया गया था। कभी भी रिद्धि अपने ससुर को अपने हाथों से खाना नहीं देती, नौकर के हाथ से भिजवा दिया करती थी। रिद्धि ने अपने ससुर को चेतावनी दे दी, इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगे। ससुर उसकी बात मानते, लेकिन क्या करे, वह गांव के खुली हवा में रहने वाले व्यक्ति, उनसे उस कमरे में रहा नहीं जाता था। एक दिन रिद्धि ने घर में किटी पार्टी रखा था और सब सहेलियों के सामने महंगी साड़ी, हीरे की अंगूठी, अपनी कार की बातें कर रही थी। वह बता रही थी कि मेरे पति का इस दुनिया में कोई नहीं है, माता पिता कोई नहीं, उन्होंने अकेले ही अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। लेकिन जब पार्टी चल रही थी, उसी समय पर इतने सारे शोर शराबे और आवाज सुनकर सुरेंद्र जी दीवार का सहारा लिए हुए और एक हाथ में लाठी पकड़े, कमर झुकी हुई, धीरे धीरे वहां बाहर निकल आए। रिद्धि की नजर पड़ी तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई। अभी तक शायद सहेलियों ने देखा नहीं था, यह सोचकर वह जल्दी से ससुर के पास आई और उनका एक हाथ जो दीवार में था उसे पकड़कर खींचते हुए उनके कमरे तक लाई और बेड में धड़ाम से पटक दिया। बुढ़ा, तुझे कितनी बार बोली हूँ, इस कमरे से बाहर मत निकल। अगर अभी मेरी सहेलियों ने तुझे देख लिया होता तो मैं क्या बताती कि तू कौन है।
तेरी ऐसी हालात देखकर तो मैं बोल भी नहीं सकती कि तू नौकर है, क्योंकि मुंबई में तेरे से अच्छे-अच्छे नौकर भी होते हैं। आज सुरेंद्र जी को बहुत बुरा लगा, बहुत अपमानित हुए। अब तक बहू जो अपमान करती थी वह क्या कम था? सुरेंद्र जी रोते रह गए। अभी उन्हें भूख भी लगी थी। किसी ने उन्हें खाना भी नहीं दिया था। 4 घंटे तक पार्टी चली। शाम को जब सुरेश आया तो रिद्धि ने सारी बात बढ़ा चढ़ाकर सुरेश से बताना शुरू कर दिया। अरे यार, मैं तो अपनी सहेलियों को बता ही रही थी कि मेरे पति की तरक्की उनकी मेहनत और काबिलियत के वजह से हुई है। उनके कोई इस दुनिया में नहीं है। माता पिता तो बचपन में ही उनको छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे। देखो तुम्हारा कितना इम्प्रेशन बढ़ता है। लोग तुम्हारी वाहवाही लेते हैं, तारीफ करते हैं कि बिन माँ बाप का बेटा इतनी बड़ी तरक्की कैसे कर लिया। और यह तुम्हारा बुढ़ा पिता उसी समय पर हमारी पार्टी के बीच में आने ही वाला था। मुझे तो इसकी गंध आई और लकड़ी की आवाज सुनाई दी, इसीलिए मैं इसे वापस इसके कमरे में लेकर आई। सुरेश को यह अच्छा नहीं लगा कि वह उसके पिता इस तरह लोगों के बीच में आकर उसकी बेइज्जती कर दे। वह पिता के कमरे में गया। सुरेंद्र जी को लगा कि सारी बात जानने के बाद मेरा सुरेश मुझे बाहर लेकर जाएगा और अपनी पत्नी को डांटेगा। तू ऐसा कैसे कर सकती है रिद्धि? थोड़ा सा उनके चेहरे में मुस्कान सी आई। वह बेटे से कहने लगे, बेटा देख, मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे तो बहुत भूख लगी थी। बाहर खाने की खुशबू और आवाज आ रही थी, इसीलिए मैं निकल गया। मुझे क्या पता था कि बहू मुझे इतना डांटेगी। बेटा तू ही समझाना बहू को। मैं गांव में रहने वाला, मुझे गांव ही ले चलकर छोड़ दे बेटा। इस तरह से मैं इस कैद में नहीं रह सकता। सुरेश ने कहा, गांव का घर बेच दिया है, कहाँ रहोगे? चुपचाप इसी कमरे में पड़े रहा करो पापा। इतना भी परेशान मत करो। अभी अभी तो किसी तरह से तरक्की मिली है। आपकी वजह से मेरा सब खत्म हो जाएगा। मैंने किसी को नहीं बताया है कि मेरे माता पिता में से मेरे पिता जिंदा हैं। सबको पता है कि मैं बचपन में ही अनाथ हो गया था। सुरेंद्र जी के पैरों तले जमीन सरक गई कि ये इतना बड़ा झूठ बोल रहा है। सब माता पिता का आशीर्वाद के लिए तरसते हैं और यह अपने आप को अनाथ बताकर लोगों के सामने क्या साबित करना चाहता है। सुरेंद्र जी की आंखों से आंसू बहते गए। सुरेश ने कड़े शब्द में कहा, पापा कभी भी बाहर निकलकर मत आया करो। कभी मेरे दोस्त आते हैं और कभी रिद्धि की सहेलियां। आप ऐसे ही निकल कर आ जाते हो। अब आपके लिए एक ऐसी नौकरानी रखना पड़ेगा जो आपको हर वक्त इसी कमरे में रखे। ध्यान रखे कि आप कहीं बाहर ना निकलो। आज सुरेंद्र जी को लगा कि वह शहर में बेटे बहू के पास रहने नहीं, जेल में आए हैं। बेटे ने भी आज सजा सुना दी थी और फिर एक नौकरानी रख दिया जिसका नाम रधिया था। रधिया सुरेंद्र जी को दरवाजे के पास भी झांकने नहीं देती थी। उसी कमरे में उनका उठना बैठना खाना सारा काम उसी कमरे में था। बेटे बहू ने सजा सुना दिया था। अब नौकरानी ने भी अपना रूल बता दिया। मुझे पूरा दिन घंटी बजाकर बुलाना मत बाबूजी। मैं अपना समय समय से आकर काम कर दिया करूंगी। और दरवाजे पर आके खड़े मत होना कि मुझे मालकिन और भैया से डांट खानी पड़े। नहीं तो उसकी सजा उल्टा मैं आपको दूंगी। जिस घर में मुझे जिसकी वजह से डांट पड़ती है उसके साथ मैं बहुत बुरा व्यवहार करती हूँ। यह तो और भी खतरनाक निकली। सुरेंद्र जी ने सोचा, अब तो इतनी पाबंदी लग गई है और यह नौकरानी ने भी धमकी दे दिया है। वह उसी कमरे में पड़े रहते, अब तो उठते भी नहीं थे। एक बार जब वह घंटी बजाते, दो दो चार चार घंटे रधिया आती ही नहीं थी। सुरेंद्र जी उसका इंतजार करते, उसे कहते, मेरी दवाई दे दे बेटी, दवा का टाइम हो गया है, मुझे प्यास लगी है। सुरेंद्र जी का मुंह सूखा रहता। वह घंटी बजा देते
लेकिन रधिया कभी 1 घंटे आधे घंटे में पहुंचती तो चिल्लाती, क्या हुआ, सारा काम करके तो आपका गई थी। सुरेंद्र जी कहते, पानी खत्म हो गया बेटी, थोड़ा सा पानी तो दे दे। वह गुस्से से पानी पटकती। यही उसका रवैया था। वह खुश कुछ ठीक तरीके से सुरेंद्र जी का ध्यान नहीं रख रही थी। आज घर में बहुत बड़ी पार्टी थी। यह पार्टी अपनी कामयाबी में सुरेश ने दिया था। आज सुरेश को एक कंपनी ने पार्टनरशिप में रख लिया था। सुरेश बहुत खुश था। वह अपने सभी दोस्तों, सबको, ऑफिस वालों को बुलाया था और सुरेंद्र जी को उनके ही कमरे में बंद कर दिया गया था। सुरेंद्र जी की आज तबीयत सुबह से खराब थी। सुरेंद्र जी की उम्र जबकि 73 वर्ष हो चुकी थी, अब उनसे उठा नहीं जा रहा था। कई दिनों से उन्हें समय से दवा भी नहीं मिल रही थी। सुरेंद्र जी ने सुबह ही कहा था, रधिया, मेरा कुछ खाने का ज्यादा मन नहीं है बेटी, पर मुझे पानी दे दिया कर। लेकिन रधिया ने सुबह ही एक गिलास पानी रखा। उसके बाद से वह भी पार्टी में आ गई। अब दोपहर के 3 बज चुके थे। पार्टी शुरू हो चुकी थी और सुरेंद्र जी का प्यास से जी व्याकुल था। यहाँ तक कि उन्हें चक्कर भी आने लगा था। तभी कमरे का दरवाजा खुला। लाइट की बटन बाहर ही थी। आज लाइट चली क्योंकि सुरेंद्र जी के कमरे में लाइट कोई जलाने नहीं देता था। जब कोई काम रहता या कोई अंदर जाता तभी उनके कमरे में उजाला होता। सुरेंद्र जी अपनी बहू और रधिया को देखकर कहते हैं, बहू, बहुत भूख लगी है, अभी तक कुछ खाना नहीं भेजा, मेरे लिए थोड़ा सा कुछ भेज दे, मेरी जवान लड़खड़ा रही है, मुंह सूख गया। रिद्धि कहती है, अरे रधिया, अभी तक यह बूढ़ा जिंदा है, मरा नहीं। मैं जैसा कहती हूँ तो वैसा करती है कि नहीं? रधिया बड़े जल्दी से कहती, हाँ मैडम, आप जैसा कहती हैं मैं वैसा ही करती हूँ। रिद्धि ने कहा, फिर यह बूढ़ा अभी तक मरा क्यों नहीं? यह जिंदा क्यों है? इसकी सांसें चल रही है, यह बोल रहा है। यह कहते हुए वह उसी कमरे में रखी हुई अलमारी को खोलने लगती है जिसमें सास के जेवर रखे थे। सुरेंद्र जी अपनी पत्नी का जेवर लाकर वहीं रख लिए थे। वह जेवर निकाल कर चली जाती है और फिर कमरे की लाइट बंद। सुरेंद्र जी को अब चक्कर सा आने लगा था। उनका मुंह चिपक रहा था। उन्हें पानी की खास जरूरत थी। ना तो किसी ने पानी दिया और ना ही खाना। कमजोरी की वजह से वह बेहोश हो गए थे। नीचे पार्टी चल रही थी। रिद्धि महारानियों की तरह गहनों में सजी हुई थी। बहुत सुंदर लग रही थी। वह अपने गहनों की ही नुमाइश कर करके वहीं सब लोगों के पास जाती। पार्टी के मजे ले रहे थे। पार्टी में वहां पर सुरेश अपना स्पीच दे रहा था। सबको बता रहा था कि मैं एक अनाथ बच्चा होने के बाद भी किस तरह से कड़ी मेहनत किया, मेरे से लोग सीखें। मैं आज लोगों को एक सीख देने वाली बातें कर रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ कि जब मैं अनाथ बच्चा इतना ऊंचाई तक मेहनत करके पहुंच सकता हूँ, तो आपके माता पिता सपोर्ट कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं पहुंच सकते? यह बात बड़े बड़े पर्दों में दिखाई जा रही थी। 3 पर्दे लगाए गए थे, जहां एक जगह स्टेज से वह बोलता था और 3 जगह पर्दों में उसकी फोटो और उसकी आवाजें सुनाई दे रही थी। जो लोग दूर बैठे हुए थे पर्दे से उसे देख रहे थे। अचानक से उसकी आवाजें आना बंद हो गई और उसी जगह पर एक बूढ़े व्यक्ति की कराहती हुई आवाज आने लगी। एक पल के लिए लोग आगे पीछे देखे और चौंकने लगे। फिर आवाज आती है, अरे रिद्धि, जैसा मैंने कहा था वैसा तू कर रही है कि नहीं? यह बुढ़ा अभी तक जिंदा क्यों है? इसकी सांसें क्यों चल रही है? यह मरा क्यों नहीं? बूढ़े व्यक्ति की आवाज भी, बहू, मुझे थोड़ा सा खाने को भिजवा दे, थोड़ा पानी दे दे बहू, गला सूख रहा है, प्यास से मर रहा हूँ, मुंह चिपक रहा है, थोड़ा सा पानी ही दे दे बहू। वह बूढ़े व्यक्ति कोई और नहीं, सुरेंद्र जी हैं।
जो कि पानी के लिए तड़प रहे थे और बहू से थोड़ा खाना और पानी मांग रहे थे। उन्हीं की रिकॉर्डिंग थी जो अब सभी जगह पर्दों पर दिखाई देने लगी। स्पष्ट रूप से वह रिद्धि को बहू कह रहे थे। सभी देखने वाले समझ ही गए कि यह कोई और नहीं, रिद्धि का ससुर और सुरेश का पिता। यह देखकर लोग हड़बड़ा से गए। सुरेश ने अचानक से माइक पर बोला, अरे यह क्या चल रहा है? किसने लगाया? उसमें लगातार रिकॉर्डिंग चल रहा था। जब रिद्धि रधिया को समझा रही थी तो उस बुढ़े को ना टाइम से दवा देना और ना ही उसे टाइम से खाना पानी देना, ताकि वह बुढ़ा मर जाए। सुबह शाम दोपहर दवाइयों का डोज है तो उसे दिन में एक बार एकाध दवाई दे देना, सारी दवा मत देना, ताकि उस बुढ़े को लगे भी कि हाँ, मेरी दवा हो रही है। और दवा का असर भी ना हो तो उसे दिन में थोड़ा बहुत खाना भी देना। अच्छा खाना मत देना, उसे बासी खाना देना, 2 दिन 3 दिन की बची दाल और सब्जी देना, ताकि वह बीमार होकर जल्दी मर जाए। मैं नहीं चाहती किसी को पता चले कि मेरा बुढ़ा ससुर अभी जिंदा है। इसे देखकर तो शर्म आती है। इसकी वजह से सोसाइटी में हमारा नाम खराब होगा। यह सब रिकॉर्डिंग देखकर अब वहां की पब्लिक उठ खड़ी हो गई। किसी ने मीडिया वाले को भी फोन करके बुला लिया तो किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। जब मीडिया में यह खबर चलने लगी कि सुरेश एक बिजनेसमैन जो कि बड़ी कंपनी में पार्टनर हुआ अभी, और वह अपने ही पिता को अपने ही घर में बंदी बनाकर रखा, खुद को अनाथ बताता है, जबकि उसके पिता जिंदा है, पिता के साथ अत्याचार कर रहा है, अपने ही घर में कैद करके रखा है। और वहीं बहू बूढ़े ससुर को खाने के नाम पर जहर देती है, दवाइयों के नाम पर धोखा। मीडिया वाले सुरेश और उसकी पत्नी रिद्धि को घेर लिए। ये सब क्या हो रहा है? बताइए, आप अपने पिता को अपने ही घर में कैद करके क्यों रखे हो? रिद्धि चिल्लाकर कहने लगी, यह सब झूठ है, गलत है, कोई नहीं है यहाँ। मैं और मेरे पति के अलावा कोई नहीं रहता। ये सब बिल्कुल झूठ है, हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कोई दुश्मन है हमारा यहाँ जो हमारी कामयाबी से जल रहा है। कई लोगों ने सवाल उठाया, फिर यह बूढ़ा पिता कौन है? तुम साफ साफ कह रही हो कि इसे दवाइयों के नाम पर कभी एक आध दवा दो, खाने के नाम पर 2 3 दिन का बासी खाना दो। यह झूठ नहीं हो सकता। क्या ये तुम नहीं हो? तुम रिकॉर्डिंग में साफ बोल रही हो। रिद्धि ने कहा, यह सब बनाया हुआ है, मैं नहीं जानती ये सब किसने किया। यह सब भीड़ भाड़ देखकर पुलिस भी वहां आ गई और कहने लगी, यह सब झूठ नहीं हो सकता, यह रिकॉर्डिंग किसने चलाया? तब वहीं पर काम करने वाली रधिया ने कहा, यह रिकॉर्डिंग मैंने चलाया है। रधिया को पुलिस अपने पास बुलाया और उससे कहने लगी, सच बता, यह सब क्या है? रधिया ने बताया कि मुझे इस घर में सुरेश के पिता और रिद्धि के ससुर की देखभाल के लिए रखा गया था। मैं तो पैसे के लिए काम करती हूँ, इसीलिए जैसे ही मुझे रिद्धि मैडम ने कहा, मैं वैसा ही करती थी। लेकिन कहीं न कहीं मेरे दिल में साहब के लिए, सुरेंद्र अंकल के लिए हमदर्दी था। मैं उन्हें खाना भी 2 3 दिन का बासी ही देती थी। मैं उन्हें दवा भी रिद्धि मैडम के कहने के अनुसार ही देती थी, क्योंकि मैं अपना काम सही तरीके से नहीं करूंगी तो मुझे निकाल दिया जाएगा। सुरेश मुझे पैसे देते थे और रिद्धि मैडम भी मुझे अपना काम करवाने के लिए पैसे देती थी। मुझे डबल पैसे मिल तो रहे थे, लेकिन मेरी आत्मा मुझे कह रही थी कि मेरे पिता समान है ये सुरेंद्र अंकल। इसीलिए मैंने एक दिन मन में सोच ही लिया कि मैं गरीब हूँ, मैं इन दोनों को कैसे दुनिया के सामने इनकी सच्चाई लाऊं। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। और फिर मैंने यह रिकॉर्डिंग बनाया और आज जब पार्टी हो रही थी तो उसी में मैंने यह रिकॉर्डिंग चला दिया। एक महिला पुलिस आगे आकर रधिया से कहती है, चल बता, किस कमरे में वह बूढ़े व्यक्ति हैं? साथ में 2 पुलिस वाले भी आए। रधिया उनको सुरेंद्र जी के कमरे में ले गई।
लाइट चालू किया तो देखा सुरेंद्र जी अपने बिस्तर पर बेहोश पड़े हुए थे। 2 पुलिस वालों ने उन्हें देखा। उनकी हालत गंभीर थी। जल्दी से उन्हें बाहर ले आए और फिर डॉक्टर को बुलाया गया। यह देखकर सुरेश और रिद्धि की तो मानो आंखें फटी रह गई। वहां पर रहने वाले सभी लोग उन्हें थू थू करने लगे। यह अपने आप को अनाथ बताता है और अपने पिता को बंदी बनाया हुआ है। कैसा लड़का है। अब इसके साथ कौन बिजनेस करेगा जिसके साथ उसे पार्टनरशिप का ऑफर मिला था। उन्होंने उस पेपर को वहीं पर फाड़कर फेंक दिया। तेरा और मेरा कभी बिजनेस साथ में हो ही नहीं सकता। यह देखकर वहां पर आए हुए मेहमान भी उसको उल्टा सीधा कहते हुए वहां से निकल गए। इसके साथ तो बिजनेस क्या, इसका मुंह भी देखना पाप है। सुरेश को पुलिस ने हथकड़ी लगा लिया और उसकी पत्नी रिद्धि को भी, क्योंकि वह अपने ससुर को मारने की साजिश कर रही थी। उसे भी पकड़ लिया गया। सुरेंद्र जी की दवाइयां चालू की गई और उस नौकरानी को भी बहुत डांटा गया। उसे भी साथ में ले गए। कहने लगे कि तूने पहले ही यह सब कुछ क्यों नहीं बताया। इस प्लान में तू शामिल थी। तुझे भी जेल जाना पड़ेगा। वह कहने लगी, मुझे माफ कर दीजिए साहब, मैं तो पैसे के लिए कर रही थी। उसे डांट फटकार कर तो छोड़ दिया गया कि आइंदा यदि कुछ ऐसा रहेगा तो तू पहले ही पुलिस को कंप्लेन करेगी, ना कि साजिश का हिस्सा बनेगी। गलती तो तेरी भी है, लेकिन तूने एक अच्छा काम किया कि रिकॉर्डिंग बनाकर मरने से पहले जान बचा लिया। इसीलिए उसे छोड़ देते हैं और सुरेंद्र जी की दवाई करवाई जाती है। सुरेंद्र जी जब होश में आते हैं तो पूछते हैं कि मेरा बेटा और बहू कहाँ है। जब उन्हें सारी सच्चाई का पता चलता है वह बहुत रोते हैं और कहने लगते हैं कि मेरे बेटे ने मेरे गांव की सारी जमीन और घर बेच दिया है, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। सुरेश जी को वहीं एक वृद्धा आश्रम में जाने की सलाह दी जाती है और वह खुशी खुशी वृद्धा आश्रम चले जाते हैं, क्योंकि घर से अच्छा तो उनके लिए वृद्धा आश्रम था। सुरेश और रिद्धि अभी 3 महीने हो गए जेल में पड़े थे। उन्होंने अपने मकान पर काफी बड़ा लोन ले रखा था। 3 महीने उसकी ईएमआई नहीं चुकाई गई। उसी मकान के नाम पर लोन था। उस मकान में बैंक वालों ने ताला मार दिया। जब 6 महीने के बाद सुरेश और रिद्धि वापिस आए तो सुरेश और रिद्धि के पास कुछ नहीं बचा था। घर तो बैंक में ही जब्त हो गया था और पहले से ही नौकरी पार्टनरशिप सब खत्म हो गई थी। अब सुरेश कहीं का ना रहा। वह अपने लिए जगह जगह नौकरी ढूंढता, लेकिन उसकी इतनी बदनामी हो चुकी थी कि उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। इसीलिए वह एक दिन पता करते हुए अपने पिता के पास वृद्धा आश्रम में उनसे मिलने पहुंचा। वृद्धा आश्रम में ही सुरेंद्र जी ने कह दिया कि ना कोई मेरा बेटा है ना कोई मेरी बहू। बेटे ने खुद ही कहा कि वह अनाथ है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर वह किस पिता से मिलने आया है। वह अपना सा मुंह लेकर वहां से वापिस चला आया और उसकी पत्नी कहने लगी कि अब हमारा यहाँ मुंबई शहर में गुजारा नहीं होगा। कहीं ना कहीं तो हमें जीवन बिताने के लिए चलना ही पड़ेगा। दोनों पति पत्नी ने ऐसे कर्म किए थे कि दोनों को सर छुपाने के लिए कहीं भी जगह नहीं मिल रही थी। इसीलिए दोस्तों, कर्म हमें ऐसे करने चाहिए कि ताकि हम अपना इज्जत से सर उठाकर जी सके। भले ही हमारे पास आमदनी कम हो, पैसे कम हो, लेकिन ईमानदारी और सच्चाई कम नहीं होनी चाहिए। माता पिता का आशीर्वाद ही हमारे लिए सब कुछ है। जब तक सुरेश ने अपने पिता को अपने घर में रखा और लाया, उसकी तरक्की और कामयाबी बढ़ती गई। लेकिन जैसे ही वह अपने पिता को जेल जैसे नियमों में रखने लगा, उसका एक दिन विनाश हो गया। पिता की बद्दुआएं उसको लगी और उसका सब कुछ खत्म हो गया। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो। लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं कि कहानी आप लोगों को कैसी लगी। सुरेंद्र जी वृद्धा आश्रम में रहकर बेटे बहू से नहीं मिले, अच्छा किए ये गलत। चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। चैनल में यदि पहली बार आए हैं, मेरी कहानी को पहली बार सुन रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा प्लीज।